नमस्कार सर। आप सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं उप सचिव महोदया मैडम मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती स्वप्निश्री सिंह मैडम से कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति चाहूंगा। जी। थैंक यू मैम। सम्मानीय सचिव महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल इन एब्सेंशिया, डिप्टी सेक्रेटरी मैडम मध्य प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर भोपाल इन एब्सेंशिया, सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारीगण, हेल्पेज इंडिया के स्टेट हेड एवं उनके सहायक, वृद्ध आश्रम के प्रबंधक स्थापक, पैनल अधिवक्तागण, लीगल एड डिफेंस काउंसिल के सदस्यगण, पैरालीगल वॉलंटियर्स एवं लॉ स्टूडेंट्स, आप सभी का मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के यूट्यूब कार्यक्रम न्याय आपके द्वार में हार्दिक स्वागत है। न्याय आपके द्वार मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रारंभ की गई एक ऐसी अनूठी पहल है जिसमें मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा प्रत्येक जिले से सीधे जुड़कर उस जिले से संबंधित कानूनी मुद्दे, समस्या इत्यादि पर चर्चा की जाती है तथा प्रतिभागियों के प्रश्नों का उत्तर भी दिया जाता है। कार्यक्रम का उद्देश्य YouTube के माध्यम से अधिक लोगों तक जुड़कर विधिक जागरूकता बढ़ाना तथा उनके मन में आने वाले कानूनी प्रश्नों का समाधान करना है। इसी श्रृंखला में आज हम भोपाल जिले के साथ जुड़े हुए हैं। राजा भोज द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल प्राकृतिक सुंदरता, पुराने ऐतिहासिक शहर और आधुनिक शहरी नियोजन का एक आकर्षक संगम है। आज के इस कार्यक्रम का विषय वरिष्ठ जन नागरिक अधिनियम 2007 है। इस विषय पर जुड़े प्रमुख कानूनी बिंदुओं के बारे में विस्तृत चर्चा उप सचिव महोदया मैडम द्वारा की जाएगी एवं प्रतिभागियों के प्रश्नों को भी लिया जाएगा। ओपन इंटरेक्टिव सेशन भी होगा जिसमें आप सभी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के उत्तरार्ध में वृद्धावस्था की समस्या से जूझता है। वर्तमान समय में आर्थिक कारणों, वर्तमान शिक्षा प्रणाली एवं जीवन शैली के फलस्वरूप भारतीय मूल्यों व संस्कारों में गिरावट आई है और एकांकी परिवार का प्रचलन बढ़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप वृद्धजनों को उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है कि वरिष्ठ नागरिक अपने आप में एक सामाजिक वर्ग है। वैसे तो इनको अनुभव और ज्ञान की डिक्शनरी भी कहा जाता है, किंतु अनेक मामलों में इनकी उपेक्षा भी की जाती है और समाज का युवा वर्ग इन्हें समाज में एक बोझ समझकर त्याग देता है। वरिष्ठ नागरिकों के सामने अपनी तरह की कई सामाजिक, शारीरिक, मानसिक व आर्थिक समस्याएं होती हैं। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा एक अन्य बड़ा मुद्दा है, जो कि संयुक्त परिवार की व्यवस्था के टूटने के कारण और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। बुजुर्गों के मुद्दे को समय समय पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाता रहा है और इसी क्रम में 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस भी घोषित किया गया है। हमारे संविधान के निर्माता भी वरिष्ठ नागरिकों की विशिष्ट समस्याओं से भलीभांति परिचित थे और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने संविधान में कई आर्टिकल्स में वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को दूर करने के लिए समाधानों का उल्लेख भी किया गया है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी है, जिसके अंतर्गत सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है और यह अधिकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 द्वारा राज्य को वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में महत्वपूर्ण सकारात्मक दायित्व सौंपे गए हैं। अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य वृद्धावस्था, निशक्तता तथा अन्य अभावों की दशाओं में लोक सहायता पाने हेतु प्रभावी कदम उठाएगा एवं अनुच्छेद 46 में सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण देने की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 व आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत ऐसे माता पिता जो स्वयं अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, तो उस स्थिति में वृद्ध माता पिता को पुत्र व पुत्री से भरण पोषण का दावा करने का अधिकार दिया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण की आवश्यकता पर विचार करते हुए और संवैधानिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम एवं कल्याण अधिनियम 2007 अधिनियमित किया गया है। इस संबंध में सबसे पहले यह परिभाषित करना उचित होगा कि वरिष्ठ नागरिक व भरण पोषण से क्या तात्पर्य है। वरिष्ठ नागरिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जिसने 60 वर्ष या अधिक की आयु प्राप्त कर ली हो तथा भरण पोषण से तात्पर्य किसी व्यक्ति के सामान्य जीवन हेतु आवश्यक साधनों के मूल्य से है। उक्त अधिनियम के अनुसार ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो स्वयं अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं,
वे अपनी संतान या उत्तराधिकारी से भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकार हैं। उक्त अधिनियम के अंतर्गत भरण पोषण के लिए ऐसे वरिष्ठ नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं जिनके कोई संतान नहीं है अथवा वरिष्ठ नागरिक के स्वयं की स्वामित्व की कोई संपत्ति है। ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनके स्वयं की कोई संतान नहीं है अथवा उनकी संपत्ति किसी नातेदार के कब्जे में हो, तब इस स्थिति में ऐसे नातेदार द्वारा उन वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण प्रदान करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। भरण पोषण प्राप्त करने की शर्तों में सबसे प्रमुख शर्त यह है कि संतान का वयस्क होना अत्यंत आवश्यक है। भरण पोषण के लिए माता पिता या वरिष्ठ नागरिक स्वयं आवेदन कर सकते हैं और यदि वे असमर्थ हैं तो किसी प्राधिकृत व्यक्ति एवं संगठन के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। 14567 एक नेशनल सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन नंबर है जिसके द्वारा मुफ्त एवं आपातकालीन स्थिति में कोई भी वरिष्ठ जन संपर्क कर आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं उप सचिव महोदय मैडम से निवेदन करता हूं कि वे आज के कार्यक्रम में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों को माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 से संबंधित अन्य प्रमुख कानूनी बिंदुओं पर जानकारी प्रदान करें। ओवर टू मैम। थैंक यू। आप सभी को मेरा पुनः नमस्कार। जैसा कि विदित है कि आज हम सीनियर सिटीजन एक्ट पर बात करने वाले हैं और जैसा कि सर्वेश जी ने बताया कि जो ओल्ड एज लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो निश्चित तौर से वल्नरेबल ग्रुप ऑफ सोसाइटी है। हमारे देश में वल्नरेबल ग्रुप बच्चों को, यानी कि कमजोर वर्ग जिसे हम कहते हैं, बच्चों को, महिलाओं को और बुजुर्गों को कंसीडर किया गया है। जहां तक सशक्तिकरण की बात है, एम्पावरमेंट की बात है, बच्चों के लिए यह सोचकर कि वे हमारे देश का भविष्य हैं, फोकस किया जा रहा है, लॉज बनाए जा रहे हैं। हम काफी अटेंटिव मोड में है उनको लेके, जस्ट कि वो हमारे देश का फ्यूचर है, हमारे देश की प्रगति में उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो महती है, उसकी आवश्यकता महती है। जहां तक महिलाओं की बात है तो महिलाएं भी हमारी आबादी का 50% से भी ज्यादा हिस्सा हैं और उनका भी प्रतिनिधित्व, उनका सशक्तिकरण, उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत जरूरी है। जहां एक वर्ग पिछड़ जाता है वो है वरिष्ठ जन। वे माता पिता जिन्होंने वो दूसरे वर्ग को इस संसार में लाया है, उन्हें हम भूल जाते हैं सिर्फ इसलिए कि शायद उनका समाज की प्रगति में कोई योगदान नहीं रहा या वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते कंपैरेटिवली जो बच्चे और महिलाएं जो कि और दूसरे कमजोर वर्ग हैं कर सकते हैं। इसलिए ज्यादा फोकस महिलाओं और बच्चों पर है, सीनियर सिटीजन्स पर नहीं, माता पिता पर नहीं। हम इस वास्तविकता को नहीं नकार सकते। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होने के नाते, शासकीय तंत्र होने के नाते, अधिवक्ता होने के नाते, कि हम हमारे सीनियर सिटीजन के लिए, वरिष्ठ जनों के लिए उतनी तत्परता से खड़े नहीं हैं जितने हम दूसरे वर्गों के लिए हैं। इसका क्या कारण है, ये चिंतन और मनन का विषय है। आप सोचिएगा, इसी इंटेंट के साथ जो आपके द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं भोपाल जिले से, जो लीगल असिस्टेंट से रिलेटेड क्वेरीज आपको आती हैं, और यदि हम इन प्रश्नों के माध्यम से इस कानून को, इस प्रक्रिया को समझ सकें, तो इसका प्रयास इस मंच के माध्यम से मैं जरूर कोशिश करूंगी। हो सके उसके बाद भी, चूंकि हमारा सेक्शन बड़े लिमिटेड टाइम के लिए 45 मिनट्स का सेशन, उसके बाद भी यदि आपकी कोई क्वेरीज रह जाती हैं, कोई संशय रह जाता है, तो आप उसे हम तक प्रेषित कर सकते हैं, बाय व्हाट्सएप भेज सकते हैं या आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। हम उन्हें नेक्स्ट सेशन में जरूर कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न जो आया है वो ये है कि वृद्धाश्रम में निवासरत वरिष्ठ नागरिकों के आधार कार्ड, अंगूठे के निशान मशीन द्वारा स्कैन न होने के कारण एवं उनकी आंखों का ऑपरेशन या मोतियाबिंद ऑपरेशन होने के कारण मशीन के द्वारा स्कैन नहीं किए जा पाने के कारण आधार कार्ड नहीं बन पाते हैं। इस संबंध में क्या उचित कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आधार कार्ड के लिए दो चीजें बहुत अनिवार्य हैं, या तो आई स्कैनिंग या थंब इम्प्रेशन। बट ऐसे मुझे लगता है कि बहुत विरली
ही प्रकरण होंगे जहां पर आई स्कैनिंग का भी प्रॉब्लम है, मोतियाबिंद या किसी समस्या से, और थंब इंप्रेशन भी नहीं आ रहा है। ये बहुत ही कम रेयर केसेस होंगे। अदरवाइज दोनों में से एक चीज यदि उपलब्ध है, या तो हमें थंब इंप्रेशन मिल जाए या आई स्कैनिंग वाला हो जाए, तो दोनों में से अगर कोई भी एक चीज उपलब्ध होगी तो आधार कार्ड बन पाएगा। और आधार कार्ड के साथ से संलग्न लिंक्ड जो शासन की योजनाएं हैं, उनका लाभ जो है वो वृद्धजनों को मिल पाएगा। तो जहां पर ऐसे विरले केस हैं उनके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आधार कार्ड बनने की एक मैंडेटरी प्रोविजन है। इसके अलावा जो आधार कार्ड के अलावा जो से लिंकअप के अलावा जो दूसरी योजनाएं हैं, उनका लाभ जो है हम जरूर वृद्धजनों तक पहुंचा सकते हैं, परंतु आधार कार्ड के लिए दोनों में से कम एक चीज का होना आवश्यक है। वृद्धाश्रम में निवासरत वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिल पा रहा है, एवं आयुष्मान कार्ड बनवाने की सरल प्रक्रिया क्या हो सकती है? आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए जो सबसे प्राथमिक आवश्यक शर्त है, वह है कि उनका गरीबी रेखा कार्ड होना बहुत जरूरी है। यदि गरीबी रेखा कार्ड नहीं होगा तो उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन सकता, क्योंकि जो प्रक्रिया है मैपिंग की, वो गरीबी रेखा कार्ड जिन जिन व्यक्तियों का बना होता है, उनका पोर्टल में नाम मैप किया गया है। और जैसे ही आप आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, उस पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग डिटेक्ट करने की कोशिश करता है, और यदि उस पोर्टल पे उस व्यक्ति का नाम नहीं है तो आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका गरीबी रेखा कार्ड नहीं है। तो सबसे आवश्यक शर्त है गरीबी रेखा कार्ड बनना। जहां तक इस समस्या का प्रश्न है कि गरीबी रेखा कार्ड भी नहीं बन पाते हैं जो वास्तव में जिनको इसकी आवश्यकता है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो है इस बारे में कार्य कर सकते हैं, आगे आ सकते हैं, क्योंकि इस एक्ट की मंशा के अनुसार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है, उन पर इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी दी गई है, सीनियर सिटीजन के वेलफेयर की जिम्मेदारी दी गई है, उनके जीवन की सुरक्षा की, उनको शासन की सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी कलेक्टर पर है। तो हम डालसा के माध्यम से कलेक्टर के थ्रू, लोकल प्रशासन के थ्रू कोऑर्डिनेट करके ऐसे वृद्धाश्रम जहां पर वृद्धजन रह रहे हैं, या वृद्धजनों की मैपिंग करके उनके गरीबी रेखा कार्ड बनवाने के बारे में कार्यवाही कर सकते हैं, ताकि उनके आयुष्मान कार्ड बन सके। वरिष्ठ नागरिकों की बच्चों से पारिवारिक विवाद होते हैं, तब वे चाहते हैं कि पुलिस व प्रशासन उनके पारिवारिक विवाद में हस्तक्षेप ना करे। वह किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण भी पंजीबद्ध नहीं कराना चाहते हैं। इसके एवज में वे बस इतना चाहते हैं कि उनके बच्चों को समझाइश के माध्यम से विवाद सुलझा दिया जाए। इस तरह से कोई भी संस्था उनकी किस प्रकार मदद कर सकती है? निश्चित तौर से आपके समक्ष भी ऐसे केसेस आए होंगे, हमारे समक्ष भी ऐसे केसेस आए हैं कि जब वृद्धजन कंप्लेंट लेके तो आते हैं अपने पुत्र की, अपनी बहू की, कि हमें ये बहुत परेशान करते हैं, हमें खाने को नहीं देते हैं, हमारा भरण पोषण नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम उन पे कार्रवाई करने की बात करते हैं कि हम चलिए एफआईआर रजिस्टर करा देते हैं, या मारा पीटा गया है तो हम एफआईआर रजिस्टर करा देते हैं, या पुलिस की बात आती है, एफआईआर की बात आती है, तो वो पीछे हटने लग जाते हैं कि आखिर मेरा बेटा ही है, मेरी बहू ही है। हम कितना आगे तक उस मैटर को लेके जाते हैं, सब करते हैं, लेकिन अंत में जब उसमें कार्रवाई करने की बात आती है, तो जो हमारे माता पिता और जो हमारे वृद्धजन है वो पीछे हट जाते हैं। निश्चित तौर से वो उनकी संवेदनाएं, उनकी भावनाएं जुड़ी होती हैं, आखिर वो उनके बच्चे हैं। तो इस तरह की परिस्थिति में हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं? इस समस्या को दृष्टिगत रखते हुए ही ये एक्ट जो पारित किया गया है, जैसा कि हम एक्ट के नाम से ही समझ सकते हैं, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, कि जो हमारी मॉरल वैल्यूज हैं, जो जो हमारे बुजुर्गों की संवेदनाएं हैं, उनको भी दृष्टिगत रखते हुए ये कोर्ट कचहरी के चक्करों में जो है वो बुजुर्गों को ना पड़ना पड़े, इसीलिए ये एक्ट पारित किया गया। और इसमें ये प्रावधान किया गया है कि ऐसे केसेस को डील करने के लिए एक अधिकरण बनाया जाएगा, जो कि सब डिविजनल ऑफिसर के लेवल का जो अधिकारी है, उस अधिकरण का पीठासीन अधिकारी होगा, जहां पर एक बड़ी न्यूट्रल वे में प्रक्रिया चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है या कोई सिविल प्रोसीडिंग चल रही है। वहां पर
कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर से कोई एडवोकेट्स भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। मतलब एक तरीके से ये सुनिश्चित किया गया है कि वो मामला जो है वो पूरी तरीके से निजी रहे और वो ऐसा ना लगे कि वो आपराधिक प्रणाली में आ गया है। और उस अधिकरण के माध्यम से उनके विवादों को सुलझाया जा सकता है, चाहे संपत्ति संबंधी विवाद हो, चाहे वेलफेयर संबंधी विवाद हो, उनको सुलझाया जा सकता है। वहां से व्यथित व्यक्ति अपीलीय अधिकरण में 30 डेज के अंदर अपील कर सकता है। ये जो उनका विवाद है वो 90 दिवस के भीतर अधिकरण को सुलझाने के लिए बात कही गई है एक्ट में, वो सुलझा सकते हैं। और साथ में एक सुलहकर्ता अधिकारी भी उनको दिया जाता है जो उन पक्षकारों के बीच में सुलह कराने का काम करेगा और 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट उस अधिकरण को फाइल करेगा। तो ये पूरा प्रयास किया जाता है कि उनको उनके बीच में सुलह कराने का प्रयास किया जाए। तो हमें जाना ही नहीं है कोर्ट में, या हमें जाना ही नहीं है उस तरफ पुलिस स्टेशन या एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए। हमें करना ये है कि उनका जो प्रकरण है वो अधिकरण तक प्रस्तुत करना है। आगे आपका प्रश्न है कि शासन द्वारा उनको दी जाने वाली निराश्रित वृद्धा पेंशन मिल रही है जो कि न्यूनतम है, तो इसको बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो ये पॉलिसी मैटर है, इस मंच के माध्यम से इस चीज को एड्रेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि पेंशन कैसे बढ़ाएगी सरकार। जो वृद्ध मानसिक अवसाद से ग्रसित हैं एवं उचित सहायता पाने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए स्पेशल हेल्पलाइन नंबर है, उससे संपर्क कैसे कर सकते हैं। 1456 सीनियर सिटीजन को डेडिकेटेड हेल्पलाइन। जहां तक इसके प्रोसीजर की बात है, जब आप इसमें कॉल करेंगे, कोई भी व्यक्ति इस पर कॉल कर सकता है, तो जो अटेंडर्स होते हैं उनके, वो जिस तरह का विवाद है, जिस तरीके की परेशानी से वो वृद्धजन गुजर रहा है और वो जिस विभाग से संबंधित है, उस विभाग से वो कोऑर्डिनेट करके उनकी समस्या वहां तक पहुंचा देते हैं, या उनको रास्ता बताइए। यदि वो लीगल असिस्टेंट तुरंत देने वाला मामला होता है तो तुरंत लीगल असिस्टेंस देते हैं, और यदि वो किसी दूसरे विभाग से संबंधित होता है तो उस विभाग के साथ कोऑर्डिनेट करके वो सीनियर सिटीजन को इसके संबंध में रिलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये जरूर आप इसका भी डालसा के माध्यम से जितना हो सके प्रचार प्रसार कीजिए। बच्चों का 988 है, उसी तरीके जनों का 14567 है, तो इसका आप उचित प्रचार करें। संपत्ति से संबंधित पारिवारिक विवाद से ग्रसित वृद्ध अगर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कराना चाहते हैं तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से मीडिएशन की कार्रवाई करके उसको कैसे सुलझा सकते हैं। देखिए, जैसा कि हम सभी को मालूम है कि मीडिएशन की कार्रवाई जो होती है 2 स्टेज पर होती है, एक प्री लिटिगेशन के स्टेज पर होती है और एक पेंडिंग केसेस के स्टेज पर होती है। बट वो कैसे केसेस की होती है, या तो कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस होते हैं, या शासन से रिलेटेड केस होते हैं, या रिकवरी से संबंधित केस होते हैं, इस तरह के केसेस होते हैं। तो लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो वृद्ध जनों के केस है, इस एक्ट के मुताबिक वो अधिकरण है, और साफ साफ इस एक्ट में लिखा है कि इस एक्ट की अधिकारिता जिसको है, जिस ट्रिब्यूनल को है, सिविल न्यायालय को या किसी प्रकार के न्यायालय की अधिकारिता उससे वर्जित होगी। तो जब वो मामला ही कोर्ट तक कभी नहीं आ सकता है, तो जो नॉर्मल रूटीन कन्वेंशनल मीडिएशन के प्रोसेस है वो नहीं कर सकते। उसकी वजह यह भी है कि एक्ट में स्वयं मीडिएशन का प्रावधान किया गया है। एक्ट में स्वयं एक सुलहकर्ता अधिकारी के नाम से एक अधिकारी सामाजिक कल्याण विभाग से वो किया गया है, डेजिग्नेट किया गया है, जिसका ये कार्य है कि जब अधिकरण के समक्ष वो मैटर जाएगा तो उसके पहले वो मैटर सुलहकर्ता अधिकारी को ही दिया जाएगा। सुलहकर्ता अधिकारी दोनों पक्षों के बीच में आवश्यक संभव प्रयास करेगा कि वो मैटर जो है वो लिटिगेशन में जाने के पहले ही सुलझ जाए, और 1 महीने के भीतर वो अधिकरण को अपनी रिपोर्ट फाइल करेगा। यदि रिपोर्ट के मुताबिक उन दोनों में सुलह हो गई है तो उस आशय का आदेश पारित कर दिया जाएगा, और यदि सुलह नहीं हुई है तो अधिकरण उस मामले का विनिश्चय करेगा। तो चूंकि अपने आप में मीडिएशन की प्रक्रिया इसी एक्ट में है और सुलहकर्ता अधिकारी के माध्यम से होगी, तो वो डालसा उसमें कोऑर्डिनेट करके उसे वहां तक पहुंचा सकता है। बट जो हमारी कन्वेंशनल मीडिएशन की प्रक्रिया है, जिन्हें हम न्यायालयों के माध्यम से संपादित कराते हैं, वो इसमें लागू नहीं हो पाएगी। जो वृद्ध के दत्तक पुत्र पुत्री हैं, वह भी वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की क्षेत्राधिकार में सम्मिलित हैं या नहीं है। बिल्कुल सम्मिलित हैं। इसके लिए हम सेक्शन 2A और 2G देख सकते हैं। उसमें ये लिखा हुआ है कि
नातेदार और माता पिता सभी की परिभाषा दी गई है, जिसमें दत्तक पुत्र भी सम्मिलित हैं, सौतेले माता पिता भी सम्मिलित हैं, ऐसे निसंतान माता पिता की दशा में ऐसे लोग भी सम्मिलित हैं जिनके क्लोज रिलेटिव उनकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे। यदि वो वृद्धजन का कल के दिन निधन हो जाता है तो उनकी प्रॉपर्टी जिस हिसाब से उनको इनहेरिट होगी, उत्तराधिकार में प्राप्त होगी, उस हिसाब से वो लाइबिलिटी उनके ऊपर आ जाती है। और यदि उनका दत्तक पुत्र है, दत्तक पुत्री है, तो भी उस पे वो एप्लीकेबल होगा। और सौतेले माता पिता की कंडीशन में भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा हर तरीके से। और इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि थर्ड जेंडर के वृद्धों को किस प्रकार से इस अधिनियम से सहायता दी जा सकती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इस कैटेगरी में जो है दत्तक पुत्र भी सम्मिलित हैं, नातेदार भी सम्मिलित हैं। तो यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपने गौरी सावंत का नाम सुना होगा, थर्ड जेंडर के नाम पे, जिनकी बायोपिक भी बनी है अभी ताली नाम से। तो वो गौरी सावंत जो है, सब अगर आप उनकी जीवन परिचय देखेंगे, वो बड़ी ही आइकॉनिक पर्सन है वो। और उन्होंने एक बेटी अडॉप्ट कर रखी है और उनकी एक बेटी है जो उन्हें माँ कहती है। तो उनकी बेटी है, तो अगर यदि हम इसको एग्जाम्पल लें, तो यदि उनको अपना भरण पोषण करने में समर्थ नहीं हो पाती हैं भविष्य में, तो उनकी बेटी जो है उनकी भरण पोषण करने का दायित्व उन पे है। तो निश्चित तौर से थर्ड जेंडर भी जो है वो इस एक्ट के अंदर कवर है। तो इस एक्ट में ये प्रयास किया गया है कि ऐसे कोई भी वृद्धजन, ऐसे कोई भी माता पिता, अच्छा हम वृद्धजन बात कर रहे हैं, जैसे कि आपको बताया सर्वेश जी ने कि वृद्धजन की परिभाषा के अंतर्गत 60+ लोग आते हैं, बट इसके अंतर्गत माता पिता को भी कवर किया गया है। यानी यदि 60 ईयर की आयु भी नहीं है बट वो माता पिता हैं और अपना भरण पोषण कर पाने में समर्थ नहीं है, तो भी वो इस एक्ट के अंदर कवर होंगे। यह आवश्यक नहीं है कि उन्होंने 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, यह आवश्यक है कि वो किसी पुत्र पुत्री के माता पिता हैं और वो अपना भरण पोषण कर पाने में सक्षम है। इसके साथ ही 125 सीआरपीसी के पैरेलल भी ये एक्ट चलता है। ऐसा नहीं है कि यदि इस एक्ट के अंतर्गत उनको कोई लाभ मिल रहा है तो 125 सीआरपीसी के अंतर्गत वो कार्यवाही नहीं कर सकते, क्योंकि 125 सीआरपीसी में भी इसी आशय के प्रोविजन है। तो दोनों ही उसमें वो कार्रवाई कर सकते हैं। कंसोलिडेट किया जाएगा उनका जो भी देखा जाएगा, समायोजित किया जाएगा जो भी भत्ता होगा उनका, जैसा कि एक्ट में प्रावधान है कि उनको 10,000 रुपए, मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का मासिक भत्ता प्रदान किया जा सकता है अधिकरण के द्वारा। और 125 में तो कोई सीमा नहीं है, युक्त ही लिखा है उसमें। ऐसी संस्थाएं जो फीस या पैसे लेकर वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय सुविधा प्रदान करते हैं, तो यदि उस संस्था की गुणवत्ता में कमी आती है तो किस नियामक संस्था से संपर्क किया जा सकता है। देखिए, जैसा कि यदि हम इस एक्ट की बात करें तो इस एक्ट की सेक्शन 19 में ये प्रावधान किया गया है कि गवर्नमेंट जो है ये इंश्योर करेगी कि पर्याप्त वृद्धाश्रम जो है वृद्धजनों की केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए वो स्टैब्लिश किए जाएं, और राज्य शासन जो है ये सुनिश्चित करेंगे कि वहां पर उनको सारी मूलभूत सुविधाएं जो उनके एक सामान्य जीवन जीने के लिए आवश्यक है वो रहे। पर इसके अतिरिक्त यदि कोई प्राइवेट संस्था, कोई प्राइवेट एनजीओ जो है, वो भी शासन से मान्यता प्राप्त ही होगी हालांकि, लेकिन फिर भी यदि हम मान के चलें कि वो लेगी और अगर इस तरीके से आप वृद्धजनों के केयर एंड प्रोटेक्शन के काम में लगी हुई है और उनकी गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी आ रही है या वो किसी प्रकार का किसी तरीके की का इंसिडेंस रिपोर्ट हो रहा है, तो इसके लिए जैसे मैंने पहले ही बताया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उसको जिम्मेदारी दी गई है उनको कि वो जो हमारे वृद्धजन है, जो माता पिता हैं, उनकी केयर, प्रोटेक्शन, उनकी सुरक्षा, एवरीथिंग इंश्योर करने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की है या उनके द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी अधिकारी की है। तो यदि किसी प्रकार की शिकायत आती है तो हम डालसा, बीकर डालसा जिला प्रशासन से संपर्क करके, उनसे कोऑर्डिनेट करके हम बिल्कुल उनको सहायता प्रदान कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी प्रोविजन किया गया है सेक्शन 24 में कि यदि किसी वृद्धजन को इस तरह से छोड़ दिया जाता है
आरक्षित है उन्हें छोड़ दिया जाता है और अबैंडन्ड दशा में उनको छोड़ दिया जाता है, उनकी कोई केयर प्रोटेक्शन नहीं की जाती उनको वृद्धाश्रम में रखने के बाद, तो ये एक ऑफेंस है जिसमें 3 महीने की सजा और 5,000 का जुर्माना हो सकता है और ये अपराध संज्ञेय और जमानती होता है। तो इसको एक अपराध बनाया गया है। तो इस तरीके से इंश्योर किया गया है कि अगर इस तरीके का कोई इंसिडेंट सामने आता है जहां पर कि वृद्ध जन की जिम्मेदारी लेने के बाद उसको इस तरीके से अबैंडन छोड़ दिया जाता है या किसी प्रकार की गुणवत्ता में कमी लाई जाती है, तो हम इस तरह से उनको सहयोग कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है आपका कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के अंतर्गत आपराधिक प्रकरणों में यदि अधिवक्ता नियुक्त किया जाना है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से ऐसा किस प्रकार से किया जा सकता है? जैसा कि मैंने पूर्व में ही कहा कि इस एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही जो है अधिकरण के समक्ष होती है, जहां पर विधिक प्रतिनिधित्व अधिवक्ता के माध्यम से किया जाना वर्जित है। अधिवक्ता के माध्यम से वहां पर विधिक प्रतिनिधित्व नहीं होता है। उसके लिए उन्होंने भरण पोषण अधिकारी, मेंटेनेंस ऑफिसर जो है उनको डेजिग्नेट किया है, और जो मेंटेनेंस ऑफिसर हैं सेक्शन 18 में लिखा है, मेंटेनेंस ऑफिसर का प्रावधान है सेक्शन 18 में। तो मेंटेनेंस ऑफिसर जो है उनका लीगल रिप्रेजेंटेशन करेंगे अधिकरण के समक्ष, अपीलीय अधिकरण के समक्ष। तो ये डेडिकेटेडली उनके लिए अपॉइंट किए गए हैं, तो इसके लिए उसमें लीगल रिप्रेजेंटेशन के लिए अधिवक्ता को नहीं इसमें हायर करना है। जो बुजुर्ग शारीरिक समस्या के कारण आरडीओ या एसडीएम ऑफिस जाकर मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत प्रकरण फाइल नहीं कर सकते हैं, उनके लिए क्या प्रावधान है? जो बुजुर्ग, इसलिए मैंने इसको पहले नहीं लिया था कि कौन कौन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। देखिए सेक्शन 5 में ये बताया गया है कि या तो वो बुजुर्ग या तो वो माता पिता सेक्शन 5 के अंतर्गत स्वयं अधिकरण के समक्ष एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। जैसा कि इस प्रश्न में पूछा गया कि यदि वे अशक्त हैं या किसी शारीरिक समस्या के कारण नहीं जा सकते हैं, तो उनकी ओर से प्राधिकृत कोई व्यक्ति भी जा सकता है, और यदि वो भी नहीं है तो अधिकरण स्वयं संज्ञान ले सकता है उनके प्रकरण पर। जिला प्रशासन के माध्यम से वो प्रकरण रिपोर्ट किया जा सकता है। तो टोटल इसमें ओपन एरिया है कि तो ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज हम इस एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इस विषय पर बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने प्रारंभ ही किया था ये सेशन इस मंशा के साथ, कि हम सभी को इसके बारे में चिंतन मनन करना है कि हम क्यों पीछे रह रहे हैं उनकी सहायता करने के लिए। हम बच्चों की मदद कर रहे हैं, हम महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, बट हम हमारे बुजुर्गों को कहीं ना कहीं तुलनात्मक रूप से पीछे छोड़ दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज के बाद हम जरूर ये कोशिश करेंगे कि हमारी नजर से, हमारे संज्ञान से कोई वृद्धजन ना रह जाए जिन्हें हम सहायता ना प्रदान कर सकें, क्योंकि इतना लिबरल एक्ट बनाया गया है। कोई भी उनकी तरफ से शिकायत, कोई भी उनकी तरफ से एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, कोई भी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकता है। अधिकरण में बिल्कुल न्यूट्रल प्रक्रिया है, कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं है, सुलह की पूरी सुविधा है, सुलह कराने की पूरा एक प्रोसीजर की गई है। एक मेंटेनेंस ऑफिसर उनको दिया गया है, कोई एडवोकेट, किसी तरीके की कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है। तो यदि यहाँ पर लॉ स्टूडेंट्स हैं, पैनल एडवोकेट्स हैं, पीएलवीज हैं, तो आप सभी जो है उनकी मदद करने की कोशिश करिए। आपका अंतिम प्रश्न है कि एसडीएम ऑफिस से आने के बाद भी जो भत्ता अगर जो ऑर्डर किया गया है और यदि वह ऐसा नहीं होता है, उसका कंप्लायंस नहीं होता है, तो फिर क्या करना चाहिए? सबसे सीधा सिद्धांत है कि जो सेक्शन 125 में प्रोसीजर बताई गई है रिकवरी की, वही प्रोसीजर अडॉप्ट होगी। अब क्या रिकवरी बताई गई है? जिस तरीके से फाइन वसूल किया जाता है, फाइन की रिकवरी होती है, उसी प्रक्रिया से रिकवरी होगी उस भत्ते की। दूसरा, यदि वो रिकवर नहीं हो पाता है तो उसके लिए मैक्सिमम 1 महीने का साधारण कारावास, जिस व्यक्ति को ये ऑर्डर किया गया है कि आप पर्टिकुलर वृद्धजन या माता पिता का भरण पोषण करेंगे और मासिक भत्ते का आदेश कर दिया गया है, और यदि वह नहीं कर रहे हैं तो अधिकतम 1 माह का उनको कारावास भी, साधारण कारावास भी भुगतना पड़ सकता है। फाइन की तरह उनकी वसूली भी हो सकती है, और किसी भी मामला ये थे आपके। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।
मैं आशा करूंगी कि मैं तो बड़े सशक्त लोगों को देख रही हूँ जो लोग बड़े अच्छी तरीके से कार्यों में संलग्न हैं और अच्छा कर सकते हैं। जो हमारे वल्नरेबल ग्रुप ऑफ सोसाइटी हैं, बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स नहीं है अगर हमारे साथ तो कुछ नहीं है। तो इस मंशा के साथ हम इसको समाप्त करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि जो मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर 15 दिवस में इसी तरह एक लीगल टॉपिक पर एक जिले के साथ जुड़कर उस पर चर्चा की जाती है, बात की जाती है और उसके बाद वो यूट्यूब पर अपलोड किया जाता है, ताकि ये जानकारी जो है हम तक सीमित ना रह सके, ये जानकारी जन सामान्य तक पहुंच पाए। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है, क्योंकि जो बातें हमने कही वो शायद कहीं ना कहीं हमें भी मालूम थी और आपको भी मालूम थी, लेकिन उद्देश्य ये था कि इस चर्चा के माध्यम से इस चर्चा को हम जन सामान्य तक पहुंचाएं, बुजुर्गों तक पहुंचाएं, बेनिफिशियरी तक पहुंचाएं जिनको इनकी जरूरत है, ताकि वो इस सीरीज का लाभ लेकर लीगल असिस्टेंस वर्चुअल माध्यम से प्राप्त कर सके। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मैडम कि यहाँ से पार्टिसिपेंट्स के जाने के पूर्व आप उनको सब्सक्राइब करा दें और बता दें उनको कि कैसे सब्सक्राइब करना है। और इसके अलावा कोई क्वेरीज भी हो तो आप वहां पर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। जब ये अपलोड हो जाएगा, ये जो सेशन है ये यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा, उसके बाद भी आप उसको उस पर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और उधर उस मंच के माध्यम से भी हम उस पर रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।